Welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 8th of November to 14th of November. All right, so let's start. So the first article is related with Mamdani model of economics. I think all of you have heard this name. ठीक है, this person have you seen? ठीक है, so he is the newly elected mayor of which city? New York. Okay, so he has made the headlines recently for being elected as the mayor of New York, and his name is Zohran Mamdani. He is a person of Indian origin. All right, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस बनाई क्योंकि इनका जो मॉडल था वो थोड़ा डिफरेंट था कन्वेंशनल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स इज मोस्टली अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. ठीक है, एंड कैपिटलिज्म का मेन फंक्शन है प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट. ऑल राइट, सो मोर एंड मोर मोटिव इज टुवर्ड्स प्रॉफिट. तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसे सिनारियों में जोहरान ममदानी अपनी कुछ पॉलिसीज लेके आए हैं, जैसे कि उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की है. हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है, बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें. तो उन्होंने कहा कि वो फ्री बसेस चलाएंगे न्यूयॉर्क में. ठीक है, तो न्यूयॉर्क में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने फ्री बसेस चलाने की बात करी. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि रेंट को हम सीलिंग करेंगे. न्यूयॉर्क में जो रेंट है, जो रहने का रेंट पड़ता है अपार्टमेंट्स का, दैट इज़ वेरी मच, इट्स टू मच. तो उन्होंने कहा था कि वो उसमें एक कैपिंग देंगे. ठीक है, और ऐसे ही चलते उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ लेके आए हैं जिससे यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि कैपिटलिज्म का मेन सेंटर है, वहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात होना शुरू हुई है. ठीक है, देखते हैं. सो ही आस्क अबाउट प्रॉमिसिंग वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ लाइक फ्री बसेस, रेंट फ्रीजेज एंड यूनिवर्सल चाइल्ड केयर. इन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन को फ्री करने की बात की थी. ठीक है, सो दिस वॉज अ बिट अनयूजुअल इन द पॉलिटिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ऑल राइट, तो अब बड़ा इसमें डिबेट चल रहा है कि ममदानी का जो मॉडल है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, वो कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स का. देखिए, मसला ये है, इफ अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म को पे फोकस करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, तो आप ऐसी सर्विसेज बनाएंगे जिससे आपको प्रॉफिट हो सके. ठीक है, और ऐसी सोसाइटीज जो सिर्फ प्रॉफिट पे रिलाई करेंगी, वहां पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. लाइक इफ समवन इज एबल टू पे फॉर द सर्विसेज, यू विल प्रोवाइड देम द सर्विसेज, बट इफ समवन इज नॉट एबल टू पे द सर्विसेज, देन ऑल राइट. तो क्या होता है, कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा हो जाता है और ऐसी सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, ऑल राइट. तो इसी में ही डिबेट आया कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स करते हैं. अब वेलफेयर स्टेट क्या होता है या वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स या वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे डिसएडवांटेजियस सेक्शंस के लिए उनको बेसिक एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, हाउसिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है. ठीक है, तो आप डिफरेंस समझे दोनों में. एक तरफ एक टाइप के स्टेट्स होते हैं जो कैपिटलिज्म पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, जिनका मोटिव क्या है, टू एंश्योर प्रॉफिट. दूसरे टाइप के स्टेट्स क्या हैं, जो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि डिसएडवांटेजियस सेक्शंस तक बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को हम पहुंचा सकें. ठीक है, अब लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाएंगी. यू गेटिंग इट? अगर गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडीज़ देगी, ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में या इक्वालिटी अचीव करने के चक्कर में ज़्यादा सब्सिडीज़ देगी, तो आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर्स का मनी वेस्ट हो सकता है? ठीक है, तो एक डिबेट शुरू हुई वहाँ पे कि कैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स को और प्रॉफिट मोटिव को कैसे हम लोग मिक्स करके एक साथ चला सकें. ऑल राइट, तो उसी में ही ममदानी का नाम निकल के आता है. उन्होंने कुछ ऐसा एक अपना इकोनॉमिक्स मॉडल दिया है जिसमें दोनों ही कंडीशंस को मिक्स करके एक अच्छा सिनारियो बनता है, जिससे कि कंट्रीज़ में जो डिसएडवांटेजियस सेक्शंस हैं उनको भी अपलिफ्ट किया जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट बिजनेस अपने हिसाब से ग्रो करेगा विद प्रॉफिट मोटिव. ऑल राइट, तो इन्होंने कुछ ये चीज़ें दी हैं. ठीक है, ममदानी मॉडल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक न्यू वेलफेयर आर्किटेक्चर की बात कर रहा है जो कि इंक्लूसिव रहेगा, आउटकम ड्रिवन रहेगा एंड फिजिकली सस्टेनेबल रहेगा. ठीक है, इंडिया में हम देखते हैं बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, और ये बहुत सारी स्कीम्स चलाने की वजह से सरकार का फिजिकल डेफिसिट पढ़ा है आप लोगों ने? फिजिकल डेफिसिट जो होता है सरकार का, मतलब सरकार का खर्चा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ये कहती हैं कि जो कैपिटलिज्म का आइडिया वो ये कहता है कि आप इनइक्वालिटी पे फोकस ना करके प्रॉफिट मोटिव पे फोकस कराइए,
द डिसएडवांटेजियस सेक्शंस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, अपने हिसाब से ही दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वेयर एज जो ईस्टर्न इकोनॉमीज है या सोशलिस्ट इकोनॉमीज है वो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ऑलराइट, कि सब्सिडीज दी जाएं, डिसएडवांटेजियस सेक्शंस को अपलिफ्ट किया जाए, रॉल्स जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो कन्वेंशनल वेलफेयर इकोनॉमिक्स से ममदानी का वेलफेयर इकोनॉमिक्स मॉडल कैसे डिफरेंट है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मॉडल है कंट्रीज में, जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट आउटले कर दिया, बट उसकी ऑडिटिंग, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ नहीं खर्च हुआ, क्या सही से भी इंप्लीमेंट हुआ स्कीम्स का, वो नहीं करती हैं। वेयर एज ममदानी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स इज, इट सेज प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए कि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास है, उसका कितना % हमें देना है, ठीक है। प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, कहाँ पैसा कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये ममदानी स्कूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कंपेयर टू कन्वेंशनल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि ऑडिटिंग नहीं होती है, प्रॉपर बजटिंग नहीं की जाती है कि कितना गवर्नमेंट की अर्निंग्स हैं, कितना गवर्नमेंट उसमें आउटले गवर्नमेंट को सब्सिडीज के लिए देना चाहिए। तो एक ये है। फिर उन्होंने डिजाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस किया है, इन्होंने कहा है आउटकम पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम होता है कि कई सारी गवर्नमेंट्स में जैसे प्रीवियस ईयर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए आउटले किया गया था, ठीक है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर 10% या 15% उसमें से बढ़ा कर दे देते हैं, ठीक है। बट ममदानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सेज कि सिर्फ आप बजट आउटले ना करें, आप देखें कि क्या आउटकम हुआ है उस बजट आउटले का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एजुकेशन के लिए स्कीम्स चलाई हैं, ठीक है, तो आप देखें कि न्यूयॉर्क सिटी में कितना ज़्यादा लिटरेसी इंक्रीज किया है, आउटकम, ठीक है ना। तो हमें नेक्स्ट सेशन में कितना बजट एलोकेट करना है, दैट वुड डिपेंड ऑन आउटकम ऑफ द स्कीम। मतलब एजुकेशन के लिए अगर हमने फंडिंग दिया है, ठीक है, सो वी विल नॉट सी वेदर द स्कूल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड और नॉट, वी विल सी द आउटकम दैट वेदर द लिटरेसी इज इंप्रूविंग और नॉट। आर यू गेटिंग इट? ऑलराइट, सो ये एक डिफरेंस है। और कन्वेंशनल क्या है? फोकस ऑन एंटाइटलमेंट्स, हाँ इतना रुपया अलोकेट कर देते हैं, नो मैकेनिज्म टू फोरसी वेदर इज द आउटकम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यू गेटिंग इट? सो इट इज लाइक मोर ऑफ वेरी प्रूडेंट वे ऑफ स्पेंडिंग। मतलब हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स को तो लेके चलना ही है साथ में, और साथ में हमें इंश्योर करना है कि सरकार के ऊपर बर्डन भी ना पड़े, ठीक है। टैक्स पेयर्स का मनी जो है उनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके, टैक्स पेयर्स को ये ना लगे कि हमारे पैसों पे, हमारे टैक्सेस के ऊपर गरीबों के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। ऑलराइट, ठीक है। फिर इसमें इंक्लूसिविटी मैकेनिज्म लेके आए ममदानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इंक्लूसिविटी का मैकेनिज्म है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी। एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी, ठीक है। इमेजिन करिए कि आई कम अप विद, इफ आई एम द गवर्नमेंट एंड आई कम अप विद अ स्कीम जिसमें हर बच्चे को 10,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो दिस इज इक्वालिटी। बट व्हाट इफ आई रियलाइज कि ये जो दोनों, जो आगे के दो बच्चे बैठे हुए हैं, these people are not able to afford basic meals as well, baki whereas other people, all of you come from humble backgrounds, so is the amount fair for all of you? The people coming from a disadvantageous sections should get a higher amount compared to others. So इसी में ही इन्होंने बताया है कि इंक्लूसिविटी का मैकेनिज्म करेंगे टारगेटेड, ठीक है। अगर किसी इंसान की नीड डिफरेंट है तो उसके लिए एलोकेशंस भी अलग होने चाहिए। यू गेटिंग इट? वेयरएज इसमें क्या है, टारगेटिंग अच्छी नहीं होती, जो कन्वेंशनल वेलफेयर इकोनॉमिक्स मॉडल है, ऑलराइट, जो कन्वेंशनल गवर्नमेंट्स के वेलफेयर इकोनॉमिक्स मॉडल है वहां पे टारगेटिंग एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंप्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा होगा, किसका? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी विल बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। एंड जो कन्वेंशनल मॉडल्स हैं उसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा रहेगा, करप्शन बहुत ज्यादा रहेगा। ऑल गेटिंग इट? So bureaucratic delivery systems issues prone to leakages and corruption. All right? Prone to leakages and corruption. आगे देखते हैं। ममदानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में the citizens will be considered as participants in the story of growth and development. Whereas conventional welfare model में कि एक entitlement कि हम आपको दे रहे हैं, it's not your right, you are just being entitled by the government. Like government is the supreme being and वो आपको help कर रही है, so it's like it's not your right to get the benefits. Whereas in Mamdani School of Economics, if you are getting the money, you are a participant in the development story of the city or the state. You getting it? तो यहाँ पे सिटीजन स्टेट पार्टनरशिप की बात की गई है कि सिर्फ आप एक एंटाइटलमेंट नहीं है, आपको पैसा मिल रहा है तो आप द स्टेट इज नॉट लाइक अ किंग
and you are not like the subjects, you are an equal partner in the development of the city. All right, so that is the participative democracy or participant democracy. अच्छा, इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या है? ममदानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सेज कि इफ द फंड इज बीइंग एलोकेटेड सो द कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल हु आर डिसएडवांटेजियस शुड इम्प्रूव. मतलब अगर हम फंडिंग दे रहे हैं, सो इट्स लाइक वी शुड ट्रेन दोज पीपल जिनके लिए फंड्स आ रहे हैं. They should be skilled so that they get the ability and the capacity to ensure productivity in their working mechanism, and later on they do not need the support of the government. All right, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट आगे जाके ना पड़े, इसलिए अभी उनको सिखाते हैं चीज़ें, स्किलिंग करते हैं उनकी. ठीक है. वेयर एज जो कन्वेंशनल वेलफेयर मॉडल है उसमें ये है गवर्नमेंट ईयर ऑन ईयर वही स्कीम्स बैक टू बैक चलाएगी विथ नो फोकस ऑन वेदर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल इज इंक्रीजिंग और नॉट. ऑल राइट. सो कॉमनली वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है एक सिस्टम है जिसमें स्टेट अपने सिटीजन्स का ख्याल रखता है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हाउसिंग. ऑल राइट. ठीक है. इस वेलफेयर मॉडल में भी दो मॉडल्स निकल के आ रहे हैं, एक कन्वेंशनल वेलफेयर मॉडल और एक ममदानी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का वेलफेयर मॉडल. ऑल राइट. सो ममदानी टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क फोर्स. ऑल राइट. Citizens should be treated as partners and co-producers in the development. Implementation, use of technology in implementation of government schemes. All right. Inclusivity, targeted mechanism, targeting of the individuals who need government support. One size fits all approach नहीं होना चाहिए, top down approach नहीं होना चाहिए. All right. Outcome based delivery. The focus should be on whether the outcome is improving or not. All right. एंड फिजिकल अप्रोच, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं चलना पड़ना चाहिए, सो उसके लिए प्रॉपर बजटिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए. ऑल राइट. द गवर्नमेंट शुड डिसाइड हाउ मच द मनी द गवर्नमेंट हैज. ओके फाइन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, इससे फ़ायदा क्या रहेगा इंडिया के लिए? इंडिया सीख सकता है इस मॉडल से कि कैसे जो है सरकार अपना फिजिकल डेफिसिट, अपने सरकारी ख़जाने का जो खर्च है रिड्यूस कर सकती है, कैसे गवर्नमेंट अपनी जो है स्कीम्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकती है. ऑल राइट. और कैसे जो है एक टारगेटेड अप्रोच रख सकती है विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री विच विल हेल्प इंडिया टू अचीव इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. ऑल राइट. टैकलिंग इनइक्वालिटी एंड जॉब इनसिक्योरिटी. फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, मतलब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है उधार ले लेके, बोरोइंग्स ले लेके जो है स्कीम्स चला रही है. जैसा अक्सर इंडिया में 1990s के एरा में, 1980s के एरा में होता था कि लोन लेके सरकार फ्रीबीज या ऐसी स्कीम्स चला रही थी जिसकी वजह से सरकार के ऊपर 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो गई थी. तो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी का भी हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी से काम करे, इतना ज़्यादा खर्चा ना कर दे कि सरकार खुद ही परेशान हो जाए, और इतना ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव पे फोकस ना हो जाए कि इनइक्वालिटी बढ़ जाए. यू गेटिंग इट? चलो ठीक है. नेक्स्ट न्यूज इज 9 years of demonetization. All of you know about demonetization. ठीक है. सो demonetization was basically 8 November 2016 को प्राइम मिनिस्टर मोदी declared the denominations of rupees 500 and 1000 would be devalued to rupees 0. मतलब जो 500 और 1000 रुपए के नोट्स थे वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब उसका इस्तेमाल अब ट्रांजैक्शंस के लिए आप नहीं कर सकते. ऑल राइट. तो ये 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया गया था इंडिया में विद द बेसिक प्रेमाइज दैट इंडिया में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है. क्या है? ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि लोगों ने अपने घरों में पैसा छुपा के रखा हुआ है ना, और अगर हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे, और गवर्नमेंट ने उसमें 1-2 महीने का टाइम पीरियड भी दिया था कि जिसके पास कैश है वो विद इन 2 months सारा कैश बैंकों में डिपॉजिट करते हैं. क्या करते हैं? बैंकों में डिपॉजिट करते हैं. ऑल राइट. तो गवर्नमेंट केम अप विद दिस आइडिया ऑफ डिमोनेटाइजिंग द इंडियन करेंसी ऑफ रुपीज 500 and 1000. अच्छा, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था इंडिया में कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था. ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में किया था. ऑल राइट. मोरारजी देसाई ने अपने टाइम पे किया था. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ब्लैक मनी को अगर हमें ख़त्म करना है, फेक करेंसी को अगर हमें ख़त्म करना है, तो जितना भी पैसा लोगों के हाथों में है सबको वापस बैंकिंग सिस्टम में लेके आ जाओ. ठीक है. इससे क्या मालूम चलेगा कि कितना पैसा ब्लैक मनी में है जिसका सरकार के पास ब्यौरा नहीं है, सरकार के पास अकाउंटिंग नहीं है.
ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मालूम चल जाएगा। फिर दूसरा, जब लोग अपने बैंक अकाउंट्स में अपना पैसा लेके आएंगे तो सरकार को ये मालूम चल जाएगा कि किसके खाते में कितना रुपया है, किसके बैंक अकाउंट में कितना रुपए हैं, और उससे गवर्नमेंट इनकम पता लगा लेगी। क्या पता लगा लेगी? इनकम। और उसके हिसाब से टैक्सेशन बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। यू गेटिंग इट? सो गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू प्ले अ मास्टर स्ट्रोक विद डिमोनेटाइजेशन। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट अच्छा, उस टाइम पे गवर्नमेंट को ऐसा भी लगा कि 500 डिनोमिनेशन ऑफ 500 एंड ₹1000 कंप्राइज्ड 86% ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन। तो इंडिया में जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी उसका 86% 500 और 1000 रुपए के हिसाब नोट्स में था। ठीक है, तो जो है गवर्नमेंट ने टू कर्ब दिस ब्लैक मनी एंड करप्शन, गवर्नमेंट केम अप विद डिमोनेटाइजेशन। ओके, अच्छा, लीगल बैकिंग गवर्नमेंट ने किस एक्ट के अंदर जो है डिमोनेटाइजेशन किया था? सो गवर्नमेंट ने बेसिकली 500 एंड ₹1000 के जो नोट्स डिमोनेटाइज किए थे, दैट वाज डिमोनेटाइज्ड अंडर RBI एक्ट 1934। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स कि गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किस एक्ट के अंदर किया था, सो इट वाज RBI एक्ट 1934। ऑलराइट, so RBI Act 1934 empowers the central government to declare that any series of bank notes of any denomination shall be ceased to be legal tender। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आज भी गवर्नमेंट ये 2000 के नोट्स को चाहे डिमोनेटाइज करना तो वो किस एक्ट के अंडर कर सकती है? RBI Act 1934। So if anyone asks you that under which act the government can declare any note which ceases to be a legal tender, it would be RBI Act 1934। फाइन, तो अभी सडनली क्या हुआ? 2016 की चीज। ठीक है, सो अभी फिर से एक डिबेट हुआ है, 9 साल हो गए हैं डिमोनेटाइजेशन को होके। सो वी जस्ट वांट टू असेस वेदर द एक्सरसाइज डन दैट टाइम वाज फ्यूटाइल और इट एक्चुअली पेड सम सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी एंड द नेशन एट लार्ज। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या है। सो द डिबेट कंटिन्यूज, बट बिफोर मूविंग अहेड वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। ठीक है, एंड द टर्म्स आर डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब वैल्यू ऑफ नोट सीजेस टू जीरो, 0 रुपए वैल्यू हो जाता है, दैट इज डिमोनेटाइजेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन, इमेजिन दिस रूम एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री। सो आप लोगों के हाथों में जितना भी ज्यादा अमाउंट पैसा हाथ में है, दैट वुड बी सेड टू बी करेंसी इन सर्कुलेशन। ऑलराइट, करेंसी इन सर्कुलेशन। सो द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री कितना पैसा अपने हाथ में रखते हैं, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन। ऑलराइट, next is currency in circulation to GDP. Imagine that there is a city called A and इस सिटी का जो GDP है, GDP समझ लीजिए इनकम फॉर द टाइम बिंग, GDP is 100 rupees. All right, it is 100 rupees and the citizens of this city A have approximately 12 rupees in their hands. So currency to GDP ratio would be 12%. All right, it would be 12%. It is a ratio. ठीक है, it is a ratio. All right, so this is currency in circulation to GDP ratio. It indicates, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? Indicates the level of cash used in the economy relative to GDP. अगर किसी GDP में, अगर किसी कंट्री में उसकी जो नेशनल इनकम है वो लोग कैश के फॉर्म में अपने हाथों में ज्यादा रख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंकों के पास पैसा नहीं है। यू गेटिंग इट? लोग अपने हाथ में पैसा रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये फियर है कि कहीं ना कहीं वो ब्लैक मनी हो सकता है। द गवर्नमेंट डज नॉट हैज द गवर्नमेंट डज नॉट हैज द अकाउंट ऑफ दैट मनी। अगर पैसा बैंक्स में होता, गवर्नमेंट के पास अकाउंट होता, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है। यू गेटिंग इट? ठीक है, सो इफ एन इकोनॉमी होल्ड्स मोर ऑफ मनी इन एज कैश इन देयर ओन हैंड्स, दैट इज नॉट अ गुड इकोनॉमी। ठीक है, वो थोड़ा इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा, वो कहीं ना कहीं करप्शन या ब्लैक मनी वाला एंगल आ सकता है उसमें। ऑलराइट, तो अगर किसी कंट्री में करेंसी इन सर्कुलेशन कम है, मतलब लोग कैश को कम प्रेफर कर रहे हैं एंड ऑनलाइन पेमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ जा रही है। ठीक है ना? तो देखते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को करेंसी इन सर्कुलेशन कम करना था, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ठीक है ना, क्योंकि करेंसी लोगों के हाथों में कैश था, तो ब्लैक मनी, करप्शन, टैक्स सरकार नहीं ले पा रही थी, सरकार के पास अकाउंट नहीं था कि किसका कितना पैसा है।
ठीक है ना, फेक करेंसी क्या है कुछ गवर्नमेंट को पता नहीं था. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन. डिजिटल पेमेंट्स, ऑल ऑफ यू डू इट, सो ऑल ऑफ यू नो दैट. फॉर्मलाइजेशन, देखिए फॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है. इनफॉर्मल इकोनॉमी में बेसिकली, इनफॉर्मल इकोनॉमी में इट्स लाइक द मनी. इनफॉर्मल इकोनॉमी in the country, if there is informal economy, the banking sector में पैसा उतना अच्छे से जाएगा नहीं. Like more and more people would work as daily wage laborers. More and more transactions would be done in cash basis. ठीक है ना. Whereas formal economy अगर है तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स होगा उसमें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा गवर्नमेंट के पास होगा, उनकी सैलरी कितनी है गवर्नमेंट को पता होगा. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट्स कैसे होंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हिसाब से होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के हिसाब से होंगे. इनफॉर्मल इकोनॉमी है मतलब, या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है मतलब कि जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो कैसी क्रिएट हो रही हैं, जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है. यू गेटिंग इट? ठीक है, ऑलराइट. जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है. ठीक है. जो पेमेंट हो रहा है वो डेली वेजेस के फॉर्म में हो रहा है, कैश में पेमेंट हो रहा है. सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी. इफ an economy is formal, it is said to be an efficient economy. If an economy is informal, it is said to be an inefficient economy. And India by and large is an informal economy, क्योंकि 85 to 90% इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी वाला है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है. गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि लोग जॉब्स में हैं भी. यू गेटिंग इट? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स में है नहीं, एंड गुड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स आर वेरी लिमिटेड इन इंडिया. सो बाय एंड लार्ज यू विल सी एज स्ट्रीट वेंडर्स. Do you think the government would be having the data of street vendors कि कितना एक दिन में कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं? You getting it? So more and more of informal economy in India. Let's move forward. अच्छा, इनफॉर्मल इकोनॉमी को अगर हम लोग फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले पाएंगे, मतलब गवर्नमेंट को पता होगा कि कोई इंसान कितना अर्न कर रहा है, उसको टैक्सेशन करने का तरीका, द गवर्नमेंट वुड बी मोर एबल टू टैक्स दोज पीपल. ऑलराइट. सो वी नीड टू मूव फ्रॉम इनफॉर्मल इकोनॉमी टू formalization of the economy, informal employment to formal employment. all right, so currency trends देखते हैं. तो करेंसी इन सर्कुलेशन जो 2016 डिमोनेटाइजेशन से पहले अप्रोक्सीमेटली 18 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन था. तो डिमोनेटाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने नोट्स को डिवैल्यू कर दिया, तो कम होना चाहिए था. बट अगर आप आज देखेंगे 35 लाख करोड़ is currency in circulation in the hands of people. So that means demonetization did not do that much better. All right. So currency in circulation has doubled. All right. फिर currency in circulation to GDP ratio उस टाइम पे 11.3 था, अभी 12.3% है. All right. ठीक है. तो कहीं ना कहीं बढ़ गया है. तो जिस पर्पस से हमने किया था वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा है. डिजिटल पेमेंट्स वॉल्यूम, यहाँ एक चीज़ है जहाँ हमें फ़ायदा हुआ है. 9.2 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते थे प्री डिमोनेटाइजेशन, एंड आज के डेट में देखिए 146 बिलियंस. सो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है लोगों के अंदर. यूपीआई का जो है अपटेक, एंड पीपल आर मोर एंड मोर यूजिंग यूपीआई. कैश विड्रॉल, इनिशियली इट इंक्रीज्ड बट लेटर ऑन इट डिक्रीज्ड. सो अचीवमेंट्स, कर्बिंग ब्लैक मनी. गवर्नमेंट ने सोचा था कि जो 85% करेंसी इन सर्कुलेशन है इन द फॉर्म ऑफ 500 and 1000 रुपीज़ नोट्स है ना, तो उसमें अच्छा खासा जो है वो ब्लैक मनी था. एंड इफ दैट मनी कम्स बैक टू द गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट का स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी वॉज गुड. बट द प्रॉब्लम वॉज, इंडिया में जो ब्लैक मनी था वो या तो स्विस बैंक्स में स्टोर था, या तो फिर मनी लॉन्डर होकर बाहर की कंट्रीज से घूम के इंडिया में वापस किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी कंपनी में ब्लैक से वाइट होके लग चुका था, या फिर लोगों ने उससे असेट्स खरीद रखे थे रियल एस्टेट सेक्टर में. सो लोगों ने होर्डिंग कैश में अपने हाथ में कर ही नहीं रखी थी. यू गेटिंग इट? लोगों ने कैश में होर्डिंग कर ही नहीं रखी थी. सो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को कुछ खास फायदा नहीं हो पाया, बिकॉज जो ब्लैक मनी था लोगों ने या तो ज़मीनें खरीद रखी हैं, या तो स्विस बैंक अकाउंट्स में अमाउंट सेव्ड है, या तो फिर वो पैसा इंडिया से घूम के मनी लॉन्ड्रिंग होकर ब्लैक से वाइट होकर इंडियन कंपनीज में आके फिर से लग गया. सो डिमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी को कर्ब करने में उतना ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया. ठीक है.
काउंटरफीट करेंसी, गवर्नमेंट को लगा था कि हम नए नोट्स निकालेंगे तो जो फेक करेंसी है, जो जाली नोट है इंडिया में, वो कम हो जाएंगे, बट विद टाइम जो करंट डिनोमिनेशन है, जो करंट नोट्स हैं, उनके भी फेक करेंसीज मार्केट में रिवॉल्व कर रही हैं। तो यहाँ पे भी कोई खास गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो पाया। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने में यहाँ पे जो है एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मिली है। यूपीआई नाउ हैंडल्स 80% ऑफ रिटेल डिजिटल पेमेंट्स। ऑलराइट, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट को लगा था कि मोर एंड मोर डेटा वुड बी देयर अबाउट पीपल एंड अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दे होल्ड, सो इट वुड बी बेटर टू टैक्स देम, बट लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर्मलाइजेशन में नहीं मिल पाई है। टैक्स बेस वाइडेंड मॉडेस्टली, थोड़ा बहुत इंक्रीज आया टैक्स बेस में, बट कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए। तो गवर्नमेंट के पास इनिशियली डेटा आया भी, बट फिर धीरे धीरे वो डेटा, मतलब पैसा लोगों ने फिर से अपने हाथों में होल्ड करना शुरू किया, एंड दैट वेंट इन वेन। फिस्कल ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, ठीक है, पार्शियल प्रोग्रेस आई थी। अच्छा, अभी फिर से हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन किया उसके बाद फिर से लोगों ने कैश का इस्तेमाल क्यों बढ़ा दिया है? द रीजन इज इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली इनफॉर्मल, मतलब 85 to 90% जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में कैसा है? इनफॉर्मल है, कैश बेस्ड है, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। सो ऑलराइट, सो लोग डेली बेसिस पे, डेली वेज लेबरर्स हैं इंडिया में, सो दे डील इन कैश। तो धीरे धीरे फिर से कैश का प्रेफरेंस लोगों में बढ़ने लगा, ठीक है। कंजम्पशन बिहेवियर, गांव में एंड सेमी अर्बन एरियाज में अभी भी लोग प्रेफर करते हैं किसको? रुपीस को। दे डू नॉट प्रेफर ऑनलाइन यूपीआई एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स गोइंग ऑन दीज डेज, यू नो। फिर कोविड-19 के टाइम पे जो है लोगों ने शुरू किया था, कोविड-19 के बाद जो है इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा, सो पीपल थॉट ऑफ होल्डिंग कैश इन देयर ओन हैंड्स, बिकॉज अगर उसको बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे दैट वुड नॉट फेच दैट मच अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। एंड कल्चरल बेसिस, हमें हैबिट भी है, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे, सो दे फील एम्पावर्ड व्हेन दे हैव कैश इन देयर हैंड्स, ऑलराइट। सो इसलिए धीरे धीरे बढ़ गया है। अगेन द सेम थिंग, इम्प्लीकेशंस इकोनॉमिक वही है। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हुआ था वहाँ पे, जब डिमोनेटाइजेशन आया था इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, लंबी लंबी कतारें एटीएम्स के बाहर, तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हुआ, एंड लॉन्ग टर्म में कोई खास बेनिफिट नहीं मिल पाया हमें डिमोनेटाइजेशन से, ऑलराइट। यूपीआई का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड। फिस्कल गेन्स कुछ खास गवर्नमेंट को नहीं मिल पाए, गवर्नमेंट को लगा था कि गुड अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी वुड कम बैक इन द सिस्टम, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था उस हिसाब से ब्लैक मनी का वापस नहीं आ पाया, क्योंकि लोगों ने कैश में होल्ड ही नहीं कर रखा था पैसे को, लोगों ने असेट्स ले रखे थे उसके। चलो आगे देखते हैं। G20 रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी। तो रिसेंटली G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, विच हैज these countries. It is a forum of international economic cooperation which consists of 19 countries, European Union and African Union. All right, ठीक है। तो it was founded in 1999 after the Asian financial crisis, और इसका बेसिकली काम था कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल रखना। क्या काम था बेसिक? ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन को रोकना, ठीक है ना, डिप्रेशन को रोकना। तो ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना था, बट विद टाइम G20 का बेस काफ़ी बड़ा हो गया, एंड टुडे टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एनर्जी, एंटी करप्शन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ऑलराइट। सो G20 हैज़ ब्रॉडेंड इट्स बेस from looking only at the economic perspective to by and large environmental sustainable development and other issues. So G20 एक important organization है, ठीक है। और इस टाइम करेंटली Saudi Arabia is heading G20. Which country is heading? Saudi Arabia. And under the presidency of Saudi Arabia, a panel has been made. ठीक है, which has assessed the global level पे कितना ज़्यादा inequality है, alright, global level पे कितनी ज़्यादा inequality है, ठीक है। एंड इस रिपोर्ट के हिसाब से India's richest 1% grew their wealth by 62% between 2000 and 2023, ठीक है।
एंड इनका ये कहना है कि जो करेंटली इनइक्वालिटी का सिनारियो है ग्लोबल लेवल पे, वो एक एक्सट्रीमली इमरजेंसी लेवल्स पे आ चुका है। मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है ग्लोबल लेवल पे। क्या है? इनइक्वालिटी इज वेरी मच एट द ग्लोबल लेवल। एंड इनइक्वालिटी का बेसिक मीन्स इज रिच मोर रिचर, ठीक है, रिच बिकम्स मोर रिचर एंड द पुअर वन बिकम्स मोर पुअरर। तभी तो आप में डिस्टेंस क्रिएट होगा ना, कौन कितना अमीर ज़्यादा है, कौन कितना कम पैसे वाला है। ऑल राइट, एंड द रिपोर्ट सेज कि ऐसा नहीं है कि वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है। द रिपोर्ट सेज द इकोनॉमीज हैव इंक्रीज देयर जीडीपी, ठीक है, बट ये जो इंक्रीज हुआ है कंट्रीज की जीडीपी में, नेशनल वेल्थ में, वो बहुत ही ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट वे में हुआ है। जो रिचर पीपल हैं उनकी वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ी है, वेयर एज द पीपल हु आर पुअर इन दीज कंट्रीज, उनका वेल्थ उतने अच्छे से नहीं बढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके की फीचर्स को। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड बाय G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया है कि ग्लोबल लेवल पे भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है एंड कंट्रीज के लेवल पे भी। देखते हैं की ट्रेंड्स। वेल्थ कंसंट्रेशन, द टॉप 1% कैप्चर्ड 41% ऑफ ऑल द न्यू वेल्थ क्रिएटेड ग्लोबली। तो 2000 से लेके 2024 के बीच में जो भी वेल्थ क्रिएट हुई है, ठीक है, उसका 41% टॉप 1% पॉपुलेशन के पास गया है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे कर सकते हैं, इमेजिन करिए कि एक सिटी है ए, ठीक है, एंड इस सिटी में 100 पीपल हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। और इस सिटी ने 100 पीपल, और इस सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज का इनकम किया। क्या किया? 100 रुपीज का क्या किया? इनकम किया, ठीक है ना। ठीक, तो इन 100 लोगों में से जो मोस्ट रिचेस्ट 1% था, उसने 41 रुपए अपने पास रखे। तो जो टोटल वेल्थ थी उस सिटी की, उस वेल्थ की 41 रुपीज किस इंसान के पास गया? उस एक आदमी के पास जो सबसे अमीर था। यू गेटिंग इट? एंड बॉटम 50 और रिमेनिंग जो लोअर लेवल के जो पुअर पीपल थे 50 पीपल, इनके पास कितना रुपया आया? 1 रुपी। बात समझ में आई? ऑल राइट, सो द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट सिटी होल्ड्स 41 रुपीज and the most poorer people of that city hold only 1 rupee. You getting it? So that is inequality. This is inequality. तो ये रिपोर्ट यही कह रही है। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है एक सिटी के तौर पे, बट द रिपोर्ट सेज कि द टोटल वेल्थ जनरेटेड बिटवीन 2000 एंड 2024, उसका 41% किसके पास गया है? द टॉप 1%, ठीक है। एंड बॉटम 50%, जो बॉटम के 50% पीपल हैं, दे हैव रिसीव्ड ओनली 1% of wealth created between 2020 and 2000 and 2024. ऑल राइट, ठीक है। इंडिया के हिसाब से देखिए, उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक डेटा दिया है कि जो टॉप 1%, जो 1% रिचेस्ट पीपल हैं इंडिया में, उनकी वेल्थ में इंक्रीज आया है 62% का। मतलब 62% इंक्रीज कर गई है उनकी वेल्थ इन दिस टाइम पीरियड। सो द टॉप 1% हैज द वेल्थ ऑफ द टॉप 1% इन दिस कंट्री हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, ठीक है। एंड पुअर पीपल का वेल्थ इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं किया है। सो आर यू एबल टू गेट द अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी द कंट्री इज फेसिंग? ऑल राइट, पॉवर्टी रिडक्शन हैज स्लोड डाउन, ठीक है। पॉवर्टी जितनी तेजी से गरीबी 2000 से पहले कम हो रही थी, इस बीच में थोड़ा सा रिड्यूस किया है। इंटर कंट्री ट्रेंड्स, अगर देखा जाए तो कंट्री स्पेसिफिक ट्रेंड्स देखे जाएं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा ग्रो करी है, कौन सी कंट्री कम ग्रो करी है, तो इसमें रिलेटिवली जो है उस लेवल का इनइक्वालिटी नहीं देखा गया है। इनइक्वालिटी रिड्यूस हुआ है जब आप कंट्री इंटर कंट्री देख रहे हैं, दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, बिकॉज चाइना एंड इंडिया हैव ग्रोन, सो दैट इज व्हाई इंटर कंट्री डिफरेंसेज इन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रिड्यूस्ड, अगर हम कंट्रीज के लेवल पे कंपेयर करेंगे। अच्छा, जब कभी भी किसी भी कंट्री में इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, पीपल वुड बी फ्रस्ट्रेटेड, पीपल वुड बी डिमांडिंग मोर एंड मोर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लाइक व्हाट हैपेंड इन नेपाल। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ एंड उसके बाद जो भी एनार्की सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस क्रिएट हुई, द मेन रीजन वॉज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी ऑफ नेपाल। यू गेटिंग इट? एंड इफ देर इज इनइक्वालिटी इन एनी सोसाइटी, इट इज लाइक बाउंड दैट सम टाइम और द अदर इशूज सच एज insurgency, militancy are bound to come up.
इंडिया में नक्सलिज्म जो इनिशियली स्टार्ट हुआ, दैट वाज द रीजन वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज. ऑलराइट, सो डेमोक्रेसी इज एट रिस्क. Nations with high inequality are 7 times more likely to experience democratic decline. All right, fine. Let's move forward. अब implications क्या होंगे? Inequality ज़्यादा रहेगी तो people parliament पे, judiciary पे, government पे trust खो देंगे कि नहीं खो देंगे? सही बात है. People will not trust the institutions. The legitimacy these institutions derive is, why do you trust parliament? Because we think that they will provide us with the basic necessities, they will provide us with good rules, good laws. All right, why do we trust the executive? Because we think they will look after us. ठीक है ना? But if we have to look up for ourselves, we would definitely stop trusting the institutions, and that is what happened in Nepal. फिर देखिए इकोनॉमिक लेवल पे क्या होगा. तो सोशल में इनइक्वालिटी बढ़ेगा, सोशल कोहेजन, लोग लड़ना शुरू कर देंगे. महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, या फिर क्यों लोग लड़ते हैं कि आप बिहारी हैं, बिहारी शुड गो बैक, महाराष्ट्र इज फॉर मराठीज, बिकॉज लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स. दैट इज वाई पीपल आर फाइटिंग. यू गेटिंग? अगर वहाँ पे आराम से सबको जॉब्स मिलेगी, सो नोबडी इज गोना फाइट ओवर स्मॉल पेटी थिंग्स. यू गेटिंग इट? बट देयर आर लैक ऑफ जॉब्स एंड दैट इज वाई पीपल आर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स कि महाराष्ट्र इज फॉर मराठीज एंड ऑल. यू गेटिंग इट? फिर इकोनॉमिक लेवल पे क्या होगा? इफ देयर इज इनइक्वालिटी, सो कुछ लोग अमीर रहेंगे, कुछ लोग गरीब रहेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वुड बी एक साइड में. ठीक है, और बाकी लोग गरीब रहेंगे तो फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा. इट्स लाइक ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हैं, दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन. ऑलराइट, ठीक है. तो गवर्नेंस के इश्यूज होंगे कुछ. ठीक, फाइन. व्हाट शुड बी डन? G20 पैनल ने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं कि जिससे हम इनइक्वालिटी कम कर सकें. एंड व्हाट शुड बी डन? इट्स लाइक दे सेड एक पैनल बनाइए, इंटरनेशनल पैनल ऑन इनइक्वालिटी. ठीक है, जो ग्लोबल इनइक्वालिटी को देखे और डेटा दे कि कितना इनइक्वालिटी किस कंट्री में कितना है. बिकॉज वी नीड टू हैव द डेटा टू कम अप विद प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग. अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू कम अप विद प्रॉपर पॉलिसी. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि रिच टैक्सिंग द रिच एंड गिविंग फ्रीबीज और सब्सिडीज टू द पुअर. सो दैट इज द बेस्ट वे टू एंश्योर इक्वालिटी. लाइक इफ समवन इज अर्निंग मोर मनी, वी शुड टैक्स देम हायर, एंड इफ समवन इज अर्निंग लेस मनी, वी शुड relatively tax them at a lower cost or give them freebies and subsidies. So progressive taxation. Social protection policies. The government should come up with social protection policies such as provide employment or provide skilling, like universal healthcare policies like Ayushman Bharat in India. So ऐसा policies लेके आना पड़ेगा जिससे inequality reduce हो. ठीक है, तो ये ऐसे suggestions कुछ दिए हैं इन लोगों ने. गिनी. अच्छा, इनइक्वालिटी को मेजर, आप जब भी whenever you'll read an article about inequality, you'll always come up with this term called Gini coefficient or Gini index. So Gini is just nothing but it tells about the inequality in any country. Inequality in any country. Inequality in any country. ठीक है. So Gini coefficient, Gini index is based on Lorenz curve. All right. So if the value of Gini is 0, that means the country is perfectly equal. If the value of Gini is near 1, it means complete inequality in the country. ठीक है. Fine. Digital currencies in India. So this is another important topic. All right. Digital currencies in India. So the RBI has come up with the digital currency. मतलब इंडिया में जो हम लोग UPI के जरिए फोन में जो पेमेंट्स करते हैं, that is not the digital currency. ठीक है, the online transactions we do, that does not are not digital currencies. But RBI has come up with this fact of coming up with digital rupee. This would be the official currency of RBI in digital format. तो e-rupee करके आने वाला है. ठीक है ना. एंड दैट वुड बी स्टोर्ड इन योर वॉलेट इन द फोन्स. ठीक है, एंड ज़रूरत पड़ने पे बिना इंटरनेट के आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं.
तो रूरल एरियाज में जहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, जहाँ पे यूपीआई सही से नहीं चल पा रहा, आप डिजिटल रुपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल रुपी इज जस्ट नथिंग, जैसे पेपर फॉर्मेट में पैसा होता है उसी का ही डिजिटल वर्जन है। ठीक है, ऑलराइट, जिसका वैल्यू सेम रहेगा, बट इस बार ये डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, इंडियाज ऑफिशियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, द इनिशिएटिव एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो व्हाट इज सीबीडीसी? इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ सोवरीन करेंसी। सोवरीन करेंसी क्यों बोलेंगे इसको? बिकॉज इट इज बैक्ड बाय आरबीआई, इट इज बैक्ड बाय आरबीआई और द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ सोवरीन करेंसी। बिटकॉइंस होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको कोई रेगुलेट नहीं करता। यू गेटिंग इट? नो वन रेगुलेट्स देम। ठीक है, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, there is no one institution which regulates cryptocurrencies. So this is the difference between cryptocurrencies and digital rupee. ठीक है, e-rupee regulated by RBI. It will be equivalent to physical currency. जो physical currency होगी उसके equivalent होगा, but digital format में होगा। ठीक है, legal status same as cash, 1 e-rupee is equals to 1 rupees. Objective क्या है? To reduce dependence on cash. ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहता है कि जो कैश इन सर्कुलेशन बढ़ रहा है उसको और रिड्यूस करें। ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वे में ट्रांजैक्शंस करें, तो डिजिटल रुपी एक और लेके आई है आरबीआई। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये आरबीआई ने इशू किया है। क्रिप्टो करेंसीज लाइक ईथर, बिटकॉइन, ठीक है ना, तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है, ये प्राइवेट है, इनको कोई एक पर्टिकुलर बॉडी रेगुलेट नहीं करती। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजिटल कॉइन्स, सॉरी डिजिटल रुपी ब्रॉट बाय आरबीआई एंड क्रिप्टो करेंसीज। लीगल टेंडर, दे आर लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब बैक्ड बाय गवर्नमेंट। So yes, e-rupee is backed by government, CBDC will be backed by government, cryptocurrencies will not be backed by government. Why would a government back cryptocurrencies? ठीक है, स्टेबल। अब इसका जब आरबीआई रेगुलेट करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि 1 e-rupee आज उसका 1 रुपये का लेवल है, कल वो 100 रुपये पहुंच जाएगी ना, एक कंसिस्टेंट स्टेबल रहेगा। वेरास आप बिटकॉइंस देखो, ईथर देखिए, एंड प्लेंटी ऑफ अदर डोग कॉइन्स, प्लेंटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर इन द मार्केट विच आर वेरी मच फ्लक्चुएटिव। ठीक है, someday they'll fetch more money and someday they'll suddenly fall. All right, so cryptocurrencies and digital. Regulation by RBI. RBI just looks after them, it doesn't regulate them, it only scrutinizes them. ठीक है, टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोकरेंसीज आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चैलेंजेस क्या आएंगे? पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को आज भी वॉलेट का इशू है। वही कल्चरल, हमारे यहाँ पे पैसा प्रेफर करते हैं तो लोग डिजिटल रुपीज़ को नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क, हम लोग यूपीआई जो एक पेमेंट गेटवे है उसमें पैसे, कई बार फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। सोचिए समथिंग विच वुड बी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, इट इज़ मोर सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है, लो कनेक्टिविटी एरियाज में इशू होगा, बट जैसे जैसे टाइम आएगा दिस कनेक्टिविटी इशू वुड बी रिसॉल्व्ड एंड यू विल बी इजीली एबल टू पे मनी एज इफ यू आर पेइंग इट बाय योर ओन हैंड्स। ठीक है, तो कनेक्टिविटी का काम बाद में नहीं आने वाला है, इसमें इनिशियली हो सकता है, बट ग्रेजुअली कनेक्टिविटी का जो इशू आ रहा है यूपीआई पेमेंट्स में उसको खत्म करने के लिए ही ई-रुपी लाया गया है। आगे फाइन, सो दैट वाज दिस न्यूज। नाउ द लास्ट वन, मैंने बताया आपको इंडिया में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्या है? इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। 85 to 90% जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब लोग छोटे मोटे चीज़ों में, छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, जहाँ पे अब गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, व्हेन यू वर्क यू आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, यू आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, यू गेट प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक पेंशन, लाइक पीएफ, आपका पीएफ कटता है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, and other social security benefits. All right, whereas if you are working in some informal sector, no PF, no social security benefit, no health benefit, no government insurance. You getting it? ठीक है, और इंडिया में 85 to 90% एम्प्लॉयमेंट कैसा है? इनफॉर्मल। गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि कौन इंसान क्या काम कर रहा है। ऑल राइट, 85 to 90% इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कैसा है? इनफॉर्मल है, एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, व्हेन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ एंड इंश्योरेंस एंड यू मे बी एक्सप्लॉयटेड, अब ज़्यादा घंटे आपसे काम कराया जाएगा। ठीक है ना, आप इनफॉर्मल सेक्टर में।
ठीक है, अ पर्सन वर्किंग इन सम private shop or a private restaurant will be asked to work 12 hours or 14 hours and would be paid very less amount. ठीक है ना? So informal economy या informal employment, more and more of exploitation. For example, the gig economy, these people who work under different e-commerce applications like Zomato or Swiggy, they do not come under formal employment. They are very informally employed. ठीक है? They have no job security. They can be terminated easily. They have no social security benefits. आपने देखा है ब्लिंकिट पे लोग काम कर रहे हैं, जोमेटो पे लोग काम कर रहे हैं, दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स अंडर रेन और सनलाइट, है ना, एंड द अमाउंट ऑफ मनी दे गेट इज वेरी लो. सो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, इसी इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है? रिफॉर्म्स लेके आई है. क्या रिफॉर्म्स लेके आई है? एक ड्राफ्ट तैयार किया है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है श्रम शक्ति नीति. एक पॉलिसी लेके आई है ड्राफ्ट फॉर्म में, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, श्रम शक्ति नीति. ठीक है ना? तो उसके हम की प्रोविजंस देखते हैं, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं. ठीक है, कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के. अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, पुअर स्किलिंग, इरेगुलर इनकम्स, नो रिटर्न अग्रीमेंट्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, कभी भी हटा सकते हैं जॉब्स. ठीक है, माइग्रेंट लेबर्स किस में काम कर रहे हैं? आप देखिए बिहार यूपी से लेबर्स कहाँ मुंबई माइग्रेट कर रहे हैं एंड दिल्ली माइग्रेट करते हैं. कहाँ रहते हैं, कैसी कंडीशंस में रहते हैं? द वर्किंग कंडीशन इज़ वेरी हजार्डस, द लिविंग कंडीशन इज़ वेरी पुअर, द अमाउंट ऑफ मनी दे गेट और रेम्यूनरेशन दे गेट इज़ वेरी पुअर. ऑलराइट, एंड गवर्नमेंट हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इट. गवर्नमेंट हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इट. सो इस जो नीति आई है, ये ड्राफ्ट नीति है. ड्राफ्ट नीतियाँ इज नॉर्मली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल विल डिस्कस इट. सो इसमें क्या किया गया है? द फर्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है. अलग अलग गवर्नमेंट्स जो हैं वो अलग अलग स्कीम्स लेके आती हैं. ठीक है ना? किसी स्टेट में कोई लेबर्स के लिए स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, मतलब बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं इन इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. ठीक है, और इतनी ज़्यादा स्कीम्स चल रही हैं तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स बहुत ज़्यादा है, तो कन्फ्यूजन बहुत है. तो इन सारी स्कीम्स को एक साथ क्लब किया गया है ताकि एक जगह पे सारी स्कीम्स अवेलेबल हो, एंड जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है वो एक साथ इन सारी स्कीम्स का लाभ उठा सकें. ठीक है, सो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, मर्जिंग स्कीम्स लाइक ईपीएफ, ईएसआई, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. तो अगर कोई इंसान रजिस्टर करेगा उसको सारी स्कीम्स का जो बेनिफिट है एक साथ मिलेगा. यू गेटिंग इट? सो मर्जिंग ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स. डिजिटल लेबर गवर्नेंस, डेटा ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है. बिहार के लेबर का कोई डेटा नहीं, राजस्थान के लेबर का डेटा नहीं, और अगर है तो राजस्थान में अपना लेबर का डेटा अलग कर रखा है, गुजरात ने अपने लेबर का डेटा अलग कर रखा है, बिहार ने अपने लेबर का डेटा अलग कर रखा है. सो एक यूनिफाइड स्टैक बनाएंगे जिसमें जितने भी लेबर्स हैं इंडिया में उन सब का डेटा रहेगा. एक उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे. यू गेटिंग इट? सो दैट कलेक्टिवली अक्रॉस द इंडिया ढेर सारा डेटा क्रिएट होगा जिससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आसानी होगी एंड इजीली बेनिफिट्स दे सकेंगे उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के. ऑल राइट, सो एस्टैब्लिशेस अ यूनिफाइड लेबर स्टैक इंटीग्रेटिंग ई श्रम. नेशनल अलग अलग पोर्टल्स है जिसमें लोगों ने रजिस्टर कर रखा है. तो क्यों अलग अलग पोर्टल चाहिए? एक सिंप्लीफाइड पोर्टल बनाइए जिसपे सारे लेबर्स रजिस्टर कर सकें, सो दैट गवर्नमेंट हैज द आइडिया कि हाउ मच आर द लेबर्स. ऑल राइट, अलग अलग पोर्टल्स को खत्म करके एक पोर्टल बनाएंगे और एक स्टैक बनाएंगे और एक जगह सारा डेटा हम रखेंगे. फिर वुमेन्स एंड यूथ को इंक्लूड करना है. इस नीति में गवर्नमेंट ने कहा है कि वुमेन्स को हमें प्रमोट करना है, वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना है. हम चाह रहे हैं कि मोर एंड मोर वुमेन शुड कम फॉरवर्ड टू वर्क इन द इकोनॉमी. ठीक है, एंड इन द सेक्टर्स लाइक ग्रीन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेस्ड, केयर इकोनॉमी. केयर इकोनॉमी मतलब दिस हाउसहोल्ड वर्क, बेसिकली हाउसहोल्ड वर्क होता है या जो केयरिंग होता है उससे रिलेटेड इज केयर इकोनॉमी. ठीक है ना? तो इन सारे सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट करनी है फॉर वुमेन, जिससे कि हम लोग फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना कर दें? 35% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कर दें बाय 2030. तो फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है. कंप्लायंस को आसान करना है. देखो इसमें क्या है, कई बार पहले इंडिया में 1991 से पहले इंस्पेक्टर राज था. जो भी फैक्ट्री ओनर्स रहा करते थे तो वहाँ पे
कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, उसके लिए रेगुलर इंस्पेक्शंस होते थे बाय इंस्पेक्टर्स, जो चेक करने जाते थे कि वेदर द लेबर्स आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। और उसकी वजह से कई बार फैक्ट्री ओनर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ठीक है, कि इंस्पेक्टर्स जो है कई बार जो है परेशान करते थे, दे यूज्ड टू हैरेस, डिमांड गुड अमाउंट ऑफ करप्शन और मनी, बिकॉज देवर गुड अमाउंट ऑफ रूल्स विद रिस्पेक्ट टू लेबर्स इन इंडिया, जिनसे कंप्लायंस कर पाना फैक्ट्री ओनर्स के लिए बहुत मुश्किल था। ऑलराइट, तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको इन्वेस्टमेंट्स बुलाने के लिए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो गए, तो गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्टर्स को कर्ब किया, ताकि लोग इंस्पेक्टर से डर के मतलब इंडिया में फैक्ट्रीज खोलने से कतराने लगे थे कि हम इंडिया में फैक्ट्रीज नहीं खोलेंगे, बिकॉज द इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्टर्स आर टू मच हैवी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स हटने लगे। तो आपने देखा होगा हर स्टेट बोलता है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करिए आके, इन्वेस्ट इन आसाम और इन्वेस्ट इन बिहार और इन्वेस्ट इन इंडिया। वाई? बिकॉज दे आर इन्वाइटिंग पीपल फ्रॉम अब्रॉड टू कम एंड इन्वेस्ट इन द कंट्रीज इकोनॉमी। और उसके लिए क्या किया गया, इंस्पेक्टर राज को थोड़ा सा ट्वीक इन किया गया ताकि हैरेसमेंट ना हो सके फैक्ट्री ओनर्स का। तो यहाँ पे वही सिंप्लीफाइड कंप्लायंस की बात हो रही है कि अगर कोई फैक्ट्री ओनर या कोई कंपनी ओनर सेल्फ सर्टिफाई कर दे कि हाँ हम रूल से कंप्लायंस कर रहे हैं और द वर्कर्स आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो वो माना जाएगा। ऑलराइट, रिड्यूसिंग एम्प्लॉयर पेपर वर्क एंड रेगुलेटरी फ्रिक्शन। सो सेल्फ सर्टिफिकेशन that the governance in the factory or the company is going on as per the norms of the government. You don't have to send the inspector physically to go and visit the factories and check out whether the laborers are being exploited or not. ठीक है। फर्दर इसमें स्किलिंग और सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, इसमें जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की गई। जो लेबर हैं जो रजिस्टर्ड होंगे उनको रेगुलर बेसिस पे स्किल डेवलपमेंट कराते रहेंगे, उनको रेगुलर बेसिस पे न्यू एंड न्यू स्किल्स सिखाते रहेंगे ताकि वो कॉम्पिटिटिवनेस ना लूज करें, वो अपने आप को मार्केट रेलिवेंट बनाते रहें। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे आप ऑटोमेशन का ज़माना है, यू नो, सो आप जो स्किल्स नीडेड है मार्केट में वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो मार्केट रेलेवेंट बने रहे लेबर्स, तो उसके लिए भी फोकस किया गया है। ठीक है, इश्यूज़ क्या है इंडिया के लेबर लैंडस्केप में? मैंने बताया इनफॉर्मल इकोनॉमी है इंडिया की, 85 to 90% जो जॉब्स हैं इंडिया में वो कैसी हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की हैं, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, फॉलिंग लेबर शेयर, जो भी देश में इनकम धीरे धीरे जो जीडीपी हो रही है, जो इनकम बढ़ रही है देश की, उसमें लेबर्स का शेयर डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो 1980 से पहले अगर नेशनल इनकम 100 रुपये थी, उसमें 30 रुपये लेबर्स के पास जा रही थी। आज की डेट में अगर नेशनल इनकम 100 रुपये तो उसमें 16 रुपये सिर्फ लेबर्स के पास जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बढ़ी है आफ्टर 1980s। ठीक है, एंड गिग इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप देखो, सही बात है, डिलीवरी एजेंट्स, जोमेटो, स्विगी, आर दीज द टाइप्स ऑफ जॉब्स इंडिया नीड्स। वी नीड गुड जॉब्स जिसमें जॉब सिक्योरिटी हो, है ना, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है, लंबे लंबे आवर्स ऑफ वर्किंग ना हो, ठीक है, हॉस्टाइल कंडीशंस ऑफ वर्किंग ना हो। सो वी नीड सस्टेनेबल एंड रिलायबल जॉब्स, नॉट दीज सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल जॉब्स। छोटे टाइम के लिए ठीक है, बट फॉर लॉन्ग टर्म वी नीड गुड जॉब्स। ठीक है, वीक एनफोर्समेंट, एक जो इनिशियली बोला गया कि इंस्पेक्टर्स के इंस्पेक्शन को वीक किया गया है सो दैट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। इट इज सेड दैट व्हेन द इन्वेस्टमेंट वुड, व्हेन द पीपल वुड ओपन अप फैक्ट्रीज, और वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर होगा अगर इंस्पेक्शन नहीं होगा बाय इंस्पेक्टर्स। तो इसको बोला जा रहा है कि दिस इज समथिंग जिसमें लेबर्स के राइट्स को फोकस नहीं किया गया है एंड फैक्ट्री ओनर्स के राइट्स को फोकस किया गया है। यू गेटिंग इट? सो ये भी एक इशू है इसमें। चलिए, ठीक है, फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कंसर्न्स एंड जो नई स्कीम है उसमें जो है टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। सेल्फ सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि कहीं एक्सप्लॉइटेशन होता रहे एंड फैक्ट्री ओनर सेल्फ सर्टिफाई कर दे, तो हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द लेबर्स? ठीक है ना, तो ये एक इशू है। रेगुलेटरी ओवरसाइट को कम किया गया है। ठीक है, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, और जो है मैटरनिटी सेफगार्ड्स, इन मैटरनिटी सेफगार्ड्स की इन स्कीम्स में बात नहीं की गई। जो नया ड्राफ्ट आया है उसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात नहीं की, जो कि फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा मिलता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं उसमें, आगे देखते हैं। ठीक है, तो डिग्निटी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ डिजिटलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, एनफोर्सिएबल राइट्स देने पड़ेंगे, इंक्लूसिव कवरेज देना पड़ेगा। ठीक है, वर्कर्स को एम्पावर करना पड़ेगा, ऑलराइट, और अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी पीपल ऑफरिंग जॉब्स। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।